नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में फिर टकराव, छोड़े गए आंसू गैस के गोले, किसान बोले हम हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार। खबर में आगे जिक्र होगा कि जिसका डर था वही हुआ, बीजेपी बंद कर देगी फ्री बिजली, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि किसान प्रतिनिधियों की वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक, सस्ता कर्ज, टैक्स कम करने और पीएम किसान की राशि दोगुनी करने की मांग। खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर अजय राय का तंज, कहा अब की विदाई मठ में होने वाली है, जनता मठ में भेज देगी। और यूं ही आपको आगे बताएंगे कि चीन के साथ संबंधों पर संसद में व्यापक चर्चा कराए सरकार, कांग्रेस की बड़ी डिमांड। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में फिर टकराव, छोड़े गए आंसू गैस के गोले, किसान बोले हम हर तरह की कुर्बानी के लिए हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ है। किसानों ने जैसे ही दिल्ली चलो मार्च शुरू किया, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस का कहना है कि जिन 101 किसानों की लिस्ट उनके पास है और जिन्हें दिल्ली मार्च करना है वो ये किसान नहीं है। वहीं किसानों का कहना है कि पुलिस के पास जो सूची है उसे बदल दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि शंभू सीमा पर एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि उनके यानी कि पुलिस के पास जो सूची है वो गलत है, सूची में यहाँ आने वाले किसानों का नाम नहीं है। हमने उनसे कहा है कि हमें आगे बढ़ने दें और हम उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाएंगे। पुलिस कह रही है कि हमारे पास आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है, तो हमें अपनी पहचान क्यों साबित करनी है। हम बातचीत के जरिए चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह हम आगे बढ़ेंगे। मैंने पुलिस से कहा है कि वो हरियाणा चले जाएं क्योंकि ये पंजाब की ज़मीन है। तो दोस्तों, यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों का ये बयान है। इसी के साथ शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमारे 101 किसानों और मजदूरों का जत्था पहुंच चुका है। हमने पहले ही सूचना जारी कर दी है। अगर उन्होंने तय किया है कि वो हमें आगे बढ़ने देने से पहले आईडी की जांच करेंगे तो उन्हें हमें बताना चाहिए कि हम इसमें सहयोग करेंगे। हमने अनुशासन दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे। वो आज आंसू गैस का अधिक उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हवा का रुख हमारी ओर है। हम किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। समाधान पीएम के पास है, वो समस्या का निपटारा करें या हमें दिल्ली मार्च करने दें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिसका डर था वही हुआ, बीजेपी बंद कर देगी फ्री बिजली, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का हमला। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा किया और कहा कि बीजेपी ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो सब कुछ बदल देंगे, यानी फ्री बिजली भी बंद कर देंगे। ऐसा उन्होंने बीजेपी के नए नारे अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे पर सवाल खड़े करते हुए कहा। उन्होंने कहा है कि जिसका डर था वही हुआ, बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो सब कुछ बदल देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बीजेपी ने नारा दिया है, बदल के रहेंगे, जिसका डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था अगर इनको वोट दे दिया तो दिल्ली की जनता के साथ मिलकर 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो सब काम ये लोग बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो सब कुछ बदल देंगे, यानी 24 घंटे बिजली बंद हो जाएगी, फिर लंबे लंबे पावर कट लगने लगेंगे, फ्री बिजली बंद हो जाएगी, हज़ारों रुपये महीने के बिजली बिल आने लगेंगे, महिलाओं का फ्री बस सफ़र बंद हो जाएगा, सभी सरकारी स्कूल फिर से बर्बाद हो जाएंगे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, सभी सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली फ्री दवाइयाँ और इलाज बंद हो जाएगी। बहुत सोच समझकर वोट देना, इन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। बता दें अरविंद केजरीवाल लगातार इसी बात पर जोर देते रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आ गई तो वह आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई जा रही सभी मुफ्त योजनाओं को बंद कर देगी। और इस बीच बीजेपी की तरफ से दिए गए नए नारे के बाद अरविंद केजरीवाल को बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसान प्रतिनिधियों की वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक, सस्ता कर्ज, टैक्स कम और पीएम किसान की राशि दोगुनी करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट से पहले होने वाली बैठकों के क्रम में किसान प्रतिनिधियों और कृषि हितधारकों के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने सरकार से सस्ता दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, टैक्स कम करने और पीएम किसान आय सहायता को दोगुना करने का आग्रह किया। बैठक में 2 घंटे तक विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान वित्तीय राहत, बाजार सुधार और रणनीतिक निवेश जैसी कृषि क्षेत्र की कई चुनौतियों का समाधान करने पर विचार किया गया।
भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी पर अजय राय का तंज, कहा अब की विदाई मठ में होने वाली है, जनता मठ में भेज देगी। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार को सुल्तानपुर पहुंचे और इस दौरान वो पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहित अहमद के बहादुरपुर स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम से निकलने के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में केजरीवाल के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जैसी स्थिति परिस्थितियां होती हैं उस तरह से निर्णय होता है। हमारी ताकत बढ़ रही है। मेरी समझ में इंडिया गठबंधन में मजबूती है और वो एकजुट होकर खड़ा है। हो सकता है अलग अलग चुनाव लड़ने का निर्णय हो रहा हो। वहीं अडानी को लेकर केवल कांग्रेस के सवाल उठाने और अन्य दलों द्वारा प्रतिक्रिया न देने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि मेरे नेता राहुल गांधी और खड़गे सबको जोड़कर एक साथ लेकर चल रहे हैं। अडानी और मोदी एक हैं। अडानी का चेहरा मोदी है। पार्लियामेंट और देश के अंदर पूरे देश का शोषण हो रहा है। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। अडानी का एकाधिकार हो रहा हर जगह और इतने भ्रष्टाचार हैं, जितने पैसे हैं सब अडानी को दिए जा रहे हैं। यूएस में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, वारंट जारी हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के साथ संबंधों पर संसद में व्यापक चर्चा कराए सरकार, कांग्रेस की बड़ी डिमांड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के संसद में दिए गए बयान को लेकर रिएक्ट किया है। विपक्षी पार्टी ने मांग की है कि संसद को दोनों देशों के बीच संबंधों के संपूर्ण आयाम पर बहस करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अप्रैल 2020 से पहले की पुरानी सामान्य स्थिति की जगह अब नई स्थिति पर सहमत हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत चीन संबंधों पर संसद में चर्चा रणनीतिक और आर्थिक नीति दोनों पर केंद्रित होनी चाहिए, खासकर इसीलिए क्योंकि चीन पर देश की निर्भरता आर्थिक रूप से बढ़ गई है। वहीं उसने 4 साल पहले हमारी सीमाओं पर यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदल दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में चीन के साथ भारत के संबंधों में हालिया घटनाक्रम शीर्षक से विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से हाल में अपनी ओर से दिए गए बयान का अध्ययन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में थम नहीं रहा विवाद, मरकावाड़ी के ईवीएम विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए शरद पवार और कर दी बड़ी मांग। जी दोस्तों, एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के मरकड़वाड़ी गांव का दौरा किया और ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में शामिल हुए। गांव के दौरे के दौरान उन्होंने जयंत पाटिल सहित अपनी पार्टी के कई नेताओं के साथ ग्रामीणों से मुलाकात की। ईवीएम विरोधी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि मैं ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने पूरे देश को सही दिशा दिखाई है। आप ही थे जिन्होंने मतपत्रों का उपयोग कर चुनाव कराने के बारे में सोचा था। पवार ने कहा, हमने ईवीएम के बारे में कुछ आंकड़े एकत्र किए हैं। लोगों ने मतदान किया, लेकिन अंत में परिणाम अप्रत्याशित थे। अपने इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाई और इस प्रक्रिया को बदलने की अब जरूरत है। एनसीपी एससीपी प्रमुख ने मतपत्रों का उपयोग कर दोबारा चुनाव कराने की मांग करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आलोचना की और कहा कि पुलिस ग्रामीणों को उनके गांव में इकट्ठा होने से कैसे रोक सकती है, वो आपके खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। ऐसी सभी शिकायतें एकत्र करें और उन्हें मुझे दें। मैं इस मुद्दे को मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाऊंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एस्मा पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, बोले कभी भी फट सकता है। अफसर और कर्मियों के बीच आक्रोश का सुषुप्त ज्वालामुखी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने अगले 6 महीने तक अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानून यानी कि एस्मा लागू किया है। इसके बाद 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लग गई है। एस्मा कानून लागू कर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने इसे कानून के खराब हालात बताए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि एस्मा लागू करना इस बात का संकेत है कि यूपी में खराब हालात लगातार बढ़ रहे हैं। भाजपा जोड़ तोड़ और हेरा फेरी करके सरकार बना तो लेती है, लेकिन उसे सरकार चलाना नहीं आता। लिखा कि सरकार को पता है कि कर्मचारियों अधिकारियों के बीच विरोध और आक्रोश का सुसुप्त ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, इसीलिए अपने अधीन लोगों पर ही पाबंदी लगा रही है। प्रदेश ही
देश भर के विभिन्न सरकारी विभागों और अर्ध सरकारी संस्थाओं पर काम करने वाले लोग खराब नीतियों से मजबूर परेशान हैं। इनमें असंतोष फैल रहा है जो कभी भी हड़ताल बनकर उभर सकता है, इसीलिए सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वायनाड के लोगों से किया वादा पूरा करेंगी प्रियंका गांधी। रॉबर्ट वाड्रा बोले सरकार सुने किसानों की मांग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम मुद्दे संसद के शीतकालीन सत्र के साथ तमाम राज्यों में उठाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा और केंद्र सरकार से अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी कई सवाल पूछे हैं। समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने सबसे पहले प्रियंका गांधी के बारे में कहा कि मुझे यकीन है कि प्रियंका गांधी वायनाड के लोगों से किए गए वादों को पूरा करेंगी। मैं हमेशा चाहता था कि प्रियंका संसद की सदस्य बने। मुझे यकीन है कि प्रियंका उन मुद्दों को उजागर करेंगी जिन्हें भाजपा ने छुपाया है। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सरकार को उनकी मांगों को सुनना चाहिए और उनकी मदद करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं तो सरकार उस राज्य में इतने बड़े बहुमत से कैसे जीत गई। जबकि ईवीएम विवाद पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि लोगों को ईवीएम पर से भरोसा उठ गया है। वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों से हैरान हैं और चुनावों के लिए बैलेट पेपर जैसे किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। में कांग्रेस ने मिशन 2027 के लिए रचा चक्रव्यूह। चुनाव जीतने के लिए खास रणनीति को किया तैयार। जी हाँ दोस्तों, यूपी कांग्रेस की सभी कमेटियां भंग किए जाने के बाद अब कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। जो लोग लोकसभा चुनाव के दौरान निष्क्रिय रहे उन पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाने वाला है। वहीं लगातार सक्रिय युवा चेहरों को नई जिम्मेदारी दी जाने वाली है। पुराने पदाधिकारी जो सक्रिय हैं उनको भी नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की माने तो अगले 2 से ढाई महीने में नई कमेटी का गठन हो जाएगा। यूपी कांग्रेस इस नई कमेटी का गठन 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से कर रही है। कांग्रेस इस संगठन के बदलाव में बूथ से लेकर प्रदेश तक संगठन को मजबूत करेगा। कांग्रेस सूत्रों की माने तो लंबे समय से पार्टी के भीतर चल रहे खींचतान पर भी इस संगठन बदलाव से विराम लगने की कोशिश होगी। पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव मजबूत के साथ लड़ना चाहती है, इसीलिए संगठन स्तर पर कई बदलाव किए जाएंगे जिससे पार्टी को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कानून व्यवस्था के मसले पर चौतरफा घिरी बीजेपी। संजय सिंह बोले दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से नियमित रूप से जारी आपराधिक घटनाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बाद अब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने अमित शाह से अपील की है कि अब तो कुछ करिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक पोस्ट में लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से दिल्ली की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वो देश की रक्षा कैसे करेंगे। दिल्ली अपराधों की राजधानी बन गई है। गैंगवार, हत्या, लूट और डकैती दिल्ली में आम बात हो गई है। अपराधी बेखौफ हैं और आम इंसान डरा हुआ है। अमित शाह घर में छुपा हुआ है। वहीं दोस्तों, अब तो कुछ कीजिए। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर कहा कि शनिवार को शाहदरा में कारोबारी सुनील जैन के घर पर हमला के बाद दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में 2 भाइयों पर बदमाश ने हमला किया। इनमें से एक की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या हुई थी। तो दोस्तों, क्राइम कैपिटल दिल्ली को बना दिया गया है। ये बयान संजय सिंह दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह एक जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, केजरीवाल ने गृह मंत्री से पूछे तीखे सवाल। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को जब लोगों की सुबह आंखें खुली तो उन्होंने 2 मर्डर की घटनाओं को देखा और पढ़ा। पहली घटना फर्श बाजार थाना इलाके के बिहारी कॉलोनी में हुई। यहाँ पर बर्तन कारोबारी संजय को बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। वहीं दूसरे मामले में गोविंदपुरी में पड़ोसियों के बीच झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई। इन दिनों दिल्ली में 2 मर्डर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में 2 सरकारें एक साथ चलती हैं। 10 साल पहले लोगों ने दिल्ली में हमारी सरकार चुनी, हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली ठीक की। केजरीवाल ने आगे कहा कि लोगों ने बीजेपी की केंद्र सरकार को एक जिम्मेदारी दी जो कानून और आदेश
दें और लोगों को सुरक्षा दें। और इसी के साथ ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार और गृह मंत्री की है। गृह मंत्री कौन है? जनता ने भाजपा और अमित शाह को केवल एक ही जिम्मेदारी दी थी, उसमें भी वह बुरी तरह विफल रहे। अमित शाह पर हमला करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि दिल्ली की हालत खराब कर दी है, वो केवल गंदी राजनीति करते हैं, इससे दिल्ली के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो कुछ ठोस कदम उठाएं। पहली घटना में फर्श बाजार थाना इलाके के बिहारी कॉलोनी में बर्तन कारोबारी संजय को बदमाशों ने गोली मारकर छलनी कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले सरकारी मिलीभगत से चल रहा गोरख धंधा। जी हां दोस्तों, यूपी में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे लोगों को न्याय मिलने की बात लिखी है। साथ ही भाजपा सरकार के डिजिटल इंडिया के नारे को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। सपा मुखिया ने एक्स पर लिखा कि झूठा थाना बनाकर, दिखाकर और लोगों को धमकाकर डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। नकली वर्दी में पुलिस बनकर धमकाया जा रहा है। लोगों से ऑनलाइन पैसों की वसूली की जा रही है। उन्होंने नोएडा और लखनऊ की घटनाओं का भी जिक्र किया। लिखा कि यूपी की सच्ची पुलिस से अपील है कि नोएडा में ठगे गए परिवारों का पैसा वापस कराए, ठगों को गिरफ्तार करें, नहीं तो जनता डिजिटल है तो अनसेफ है का नारा देगी। इतना ही नहीं, सपा मुखिया ने कई सवाल भी लिखे। सवालों के जरिए भाजपा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि ये सवाल जनता पूछ रही है, जब पैसा एक खाते में ट्रांसफर होकर किसी दूसरे खाते में ऑनलाइन जा रहा है तो फिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जिसके अकाउंट में जा रहा है क्या सरकार के पास उसका कोई केवाईसी नहीं है? आम जनता को बार बार केवाईसी के लिए दौड़ाया जाता है। अपराधियों को क्या पूरी छूट मिली हुई है? ऐसी घटनाएं भाजपा राज में ही क्यों हो रही है? डिजिटल अरेस्ट जैसे ठगी के तरीके से कोई नकली वर्दी में पुलिस बनकर बात ही नहीं करता है, बल्कि वीडियो पर झूठा थाना बनाकर, दिखाकर और धमकाकर ऑनलाइन पैसा भी वसूल लेता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आदित्य ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी नेताओं ने विधानसभा में किया शपथ ग्रहण का बहिष्कार, बोले ईवीएम पर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के सदस्यों ने शनिवार को विधानसभा की 3 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विधायक के रूप में शपथ नहीं लेने का फैसला किया। उन्होंने हाल ही में हुए राज्य चुनावों में ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राज्य विधानमंडल के निचले सदन का विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार समेत सत्तारूढ़ दलों के कई सदस्यों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि विपक्षी दलों कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के सदस्यों ने शपथ नहीं लेने का फैसला किया। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। जब कोई सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो जश्न मनाया जाता है। सवाल उठता है कि उसे जो जनादेश मिला है वो जनता ने दिया है या ईवीएम और भारत के चुनाव आयोग ने। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री के पास फिल्म देखने का वक्त, किसानों से मिलने का नहीं, कांग्रेस का पीएम मोदी पर कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने की कोशिश की निंदा की। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसानों दिल्ली आने से रोकने का प्रयास निंदनीय है और सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को तत्काल किसान प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में ही एमएसपी की कानूनी गारंटी का कानून पारित कर देना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। अन्नदाताओं की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। मोदी सरकार की घोर असंवेदनशीलता के कारण पहले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत को भी देश नहीं भूला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को देशद्रोही कहने के बाद कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कहे जाने पर शुक्रवार को कहा कि ये न केवल बेहद निंदनीय है बल्कि संसद की गरिमा के हनन का मामला है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी शहीदों के परिवार से संबंध रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लोकसभा में बीजेपी
के एक सांसद द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कहना न केवल बेहद निंदनीय है बल्कि संसद की गरिमा का हनन करने जैसा है। बीजेपी को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिससे पंडित नेहरू आज़ादी की लड़ाई में 10 साल तक जेल में रहे एवं अपना घर आनंद भवन क्रांतिकारियों के नाम पर कर दिया। इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी शहादत दे दी। राजीव गांधी भारतीय उपमहाद्वीप में शांति के लिए शहीद हो गए। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि परिवार में एक के बाद एक शहादतों के बाद भी इस परिवार और राहुल गांधी ने स्वयं को देश सेवा में समर्पित रखा है और इनके बारे में ऐसी टिप्पणी बीजेपी नेताओं की मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। लोकसभा स्पीकर को ऐसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने वाले सांसदों के लिए चेतावनी जारी करनी चाहिए। बता दें कि 5 दिसंबर को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देशद्रोही कहा था, जिसके बाद से कांग्रेस आग बबूला हो गई। पार्टी की तरफ से संबित पात्रा के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन की तरफ से संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस पेश किया गया है।